नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीवुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह आप लोगों के लिए PYQ सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास को। ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो किसी न किसी पेपर में ज़रूर से पूछे गए हैं। वहाँ से इनको हमने कलेक्ट किया है और इनकी आने की संभावना अधिक है, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और देखिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे और सभी को भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न हमारा है कि युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करिएगा। यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पेट में सुभाष चंद्र बोस अलग से टॉपिक ही दे रखा है। तो ये क्वेश्चन या फिर ये 23 जनवरी वाला, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर से पूछ लेगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था कब? तो वह सन बताना है। तो यह सन हो जाएगा 1931 में। इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। ठीक है, सन 1931 में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है ताजमहल के सुलेख। सुलेख मतलब वास्तुकार, याद रखिएगा, वास्तुकार। ठीक, कौन है जिन्होंने इसे 1648 ईस्वी में बनाया और पूरा किया? तो यह गयासुद्दीन नहीं होगा, अल बुखारी नहीं, मोहम्मद अब्दुल ये भी नहीं होगा। यह हो जाएगा अमानत खान सिराजी। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, अमानत खान सिराजी। अभी नया संसद भवन बना है, उसके वास्तुकार कौन है? कमेंट करके बताइएगा। नया संसद भवन, ठीक है, नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है, ये बताइए कमेंट करके। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में, ये ईयर याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 भारत में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? कर्जन था। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी एक प्रश्न हमने पूछा था नया संसद भवन, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इनके वास्तुकार याद रखिए बिमल पटेल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखेंगे हम लोग। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और जब ये सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो इसी में जो महिला किसान थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है प्राय कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये बारडोली सत्याग्रह में जब नेतृत्व किया था तो यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। फिर देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस सत्र में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को किस सत्र में शुरू किया गया था? तो ये हमारा था बॉम्बे का सत्र, जो कि मुंबई में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये पूछ लेता है कब शुरू हुआ था। ये हमारा शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसीलिए इसको हम लोग अगस्त आंदोलन भी कह देते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा है कि चटगांव शस्त्रागार छापे में 18 अप्रैल 1930 को कार्रवाई में दमपारा में पुलिस, दमपारा स्थान है वहाँ, पुलिस शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने कब्जा कर लिया था? तो किसके नेतृत्व में? ये था गणेश घोष जी के नेतृत्व में। इसको याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार छापा ये 18 अप्रैल 1930 में हुआ था और दमपारा पुलिस शस्त्रागार था, जहाँ स्थान था वो दमपारा, और गणेश घोष जी के नेतृत्व में हुआ था। और चटगांव शस्त्रागार ये कहाँ पड़ता है? तो ये बांग्लादेश में है इस टाइम, ठीक, प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ये कुछ इतना बड़ा प्रश्न इसलिए लेकर आते हैं कि सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे पूछ ले कभी कि कब हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। वह स्थान कौन सा था? तो ये दमपारा पुलिस शस्त्रागार था। और कहाँ पे? चटगांव में। और किसके नेतृत्व में? तो गणेश घोष जी के नेतृत्व में, याद रखिएगा। फिर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो किस सन में कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये हमारे बने थे 1938 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है स्वदेश सेवक नामक गुरुमुखी समाचार पत्र, ठीक, स्वदेश सेवक नामक गुरुमुखी समाचार पत्र जिसने सामाजिक सुधारों की वकालत की और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहा, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा लाया गया था? वैंकूवर से किसके द्वारा लाया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जीडी कुमार के द्वारा। अगर वैंकूवर बात करें तो कहाँ पर ये पड़ता है? तो ये कनाडा में पड़ता है वैंकूवर। और अगर हम बात करें गुरुमुखी लिपि की, तो गुरुमुखी लिपि किसकी है? ये पूछता है, तो पंजाबी भाषा की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जीडी कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक डैश में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया। तो किस वर्ष इन्होंने कानून पारित किया था? तो ये कानून पारित किया था 1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से। इनके अथक प्रयासों से यह सती प्रथा कानून पारित हुआ और सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। और इसी टाइम इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1829 में ही। ये भी प्रश्न पूछता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूछ लेता है। ये हमारे 1828 से 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये एक प्राय प्रश्न पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था विलियम बेंटिक के और राजा राम मोहन के अथक प्रयासों द्वारा। और 1829 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से घटना और वर्ष का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा। दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में, सही है। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और फिर कहता है महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वालों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। फिर दूसरा हमारा है ऑप्शन कि बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पूना में था 1914 में। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो एक मिनट, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ये 3 यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कि बाल गंगाधर तिलक ने 1914 में होम रूल लीग की स्थापना नहीं की थी। इसको आप लोग सर्च करिएगा, खोजिएगा और बताइए कमेंट करके। फिर देखेंगे
हम लोग अगला प्रश्न, आगे हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिनको तांत्या टोपे बोल देते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पर? तो झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर। तो ये दिया था शिवपुरी में। अगर हम बात करें तो ये कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था जब 1857 में क्रांति का नेतृत्व इन्होंने कानपुर से किया था, इसको याद रखिएगा। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे और इनको शिवपुरी में फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? ठीक है, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। मेरठ से 10 मई से शुरुआत हुई थी इसकी। मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह किया था 1857 में। और इस समय वायसराय कौन हुआ करता था? कैनिंग। उससे पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे। 1857 के बाद वायसराय पद आ गया और वायसराय के नाम से जाने गए। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा था वो, क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्सुकता दिखाई थी। अगला प्रश्न हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो यह परिणाम कौन सा था देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, जो कि गलत है। उन्होंने फैसला किया कि घटाया जाएगा, ठीक है, डिक्रीज किया जाएगा। जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने भारतीयों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला किया, ये भी गलत है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, फिर इसकी समीक्षा किया गया और क्या हुआ कि जो यहाँ का शासन था, बागडोर शासन का बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया गया। और फिर वायसराय का पद आ गया, जो कि 1857 में उस समय गवर्नर जनरल थे हमारे कैनिंग, और इसीलिए कैनिंग को पहला वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, ये पूछता है कि पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय हमारे कैनिंग थे। इसके बाद हमारा होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय मुगल सम्राट का शासक था, क्योंकि 1599 में इंग्लैंड में गठन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से और 1600 में स्थापित हो जाती है, और उस टाइम मुगल सम्राट था भारत में। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल कितने लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो ये हो जाएगा 26 लाख रुपए। ठीक है, 17 बक्सर का युद्ध ये 1764 में लड़ा गया था। यह एक निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन या आधिपत्य पूरे भारत में हो गया था। फिर आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी? तो ये जताई थी एनफील्ड राइफल था। एनफील्ड कंपनी की राइफल एनफील्ड बनाती थी और एनफील्ड कंपनी ने कारतूस बनाया था। उसी के विद्रोह में 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, जो कि 10 मई से शुरुआत होता है और इसकी शुरुआत करने वाले मंगल पांडे होते हैं। ठीक है, मंगल पांडे, जिनको फांसी दे दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस लड़ाई में हराया? तो किस लड़ाई में हराया था? ये हराया था
1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और 1760 में फ्रांस के बीच होता है, फ्रेंच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया के बीच लड़ाई होता है और यहाँ से फ्रेंच का जो आधिपत्य है उसको समाप्त हो जाता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली जो हमारा अफगान था। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, निम्नलिखित में से कौन सा उस समय का प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो उस समय कृषि होता था, हस्तशिल्प था, भवन निर्माण भी था, लेकिन पर्यटन नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।